डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के क्रम में अगला पड़ाव हमारा अरस्तु है। और पॉलिटिकल जो थिंकर हैं उनके क्रम में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से राजनीतिक विज्ञान की सिद्धांत या जो भी प्रैक्टिसेज हैं यहीं से शुरुआत होती है। इससे पहले हमने प्लेटो को पढ़ा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं राजेश मिश्रा सर की पुस्तक है, उसी के माध्यम से इसको हम बताओ रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं। और इस बुक को पढ़ने से पहले आपको पॉलिटिकल थिंकर से संबंधित 2-3 टेक्स्ट बुक अवश्य पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि बतौर रिवीजन के लिए। तो आइए पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही आपसे पुराना हिसाब पिटा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई नई वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको पता लग जाए। और जो भी आप अगर पीजीटी, यूपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या यूपी पीजीटी, टीजीटी या आप असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट एनटीए नेट की तैयारी करें तो उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। सबसे पहले अरस्तु का जन्म तो 384 ईसा पूर्व में हुआ और उसकी जो मृत्यु हुई 322 ईसा पूर्व में हुई, ये आपको याद रखना है। चलिए, अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में थ्रेस स्थित स्टेग्रिस नामक जगह पर हुआ था, जो कि यूनानी उपनिवेश था। अरस्तु महान प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो का शिष्य और विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखने वाले सिकंदर का गुरु था। सिकंदर का गुरु अरस्तु और अरस्तु का गुरु प्लेटो। प्लेटो का गुरु सुकरात, यानी सुकरात के शिष्य हुए अरस्तु, अरस्तु के सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य सिकंदर। ठीक, ऐसे आपको याद रखना है। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान के पिता कहे जाते हैं तथा उन्होंने पॉलिटिक्स नामक प्रसिद्ध रचना की। अरस्तु जो है राजनीतिक विज्ञान के पिता, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और उसकी फेमस पुस्तक जो है पॉलिटिक्स है यानी राजनीति। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को मास्टर साइंस कहा। अरस्तु ने लिसियम नामक शैक्षणिक संस्थान 335 ईसा पूर्व में भी खोली थी। ये बेहद महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है किसने राजनीतिक विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है, तो अरस्तु। और अरस्तु के द्वारा जो विद्यालय महाविद्यालय खोला गया उसका नाम लिसियम था। कब खोला गया? 335 ईसा पूर्व, क्योंकि प्लेटो भी एक शैक्षणिक संस्थान खोला था जिसका नाम था एकेडमी। कोई अगला है, देखिए, अरस्तु द्वारा आगमनात्मक, द्वंद्वात्मक, सुद्देशीय, अन्वेषणात्मक और विश्लेषणात्मक आदि पद्धतियों का प्रयोग किया गया। बार बार आपसे पूछा जाता है कि किन किन पद्धतियों का प्रयोग अरस्तु के द्वारा किया गया, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले ये याद रहना चाहिए, आगमनात्मक और सुद्देशीय। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल, ग्रीन इत्यादि आदर्शवादी विचारक हैं। देखिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आदर्शवादी विचारक कौन कौन है, तो याद रखना है प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल, ग्रीन, ये सभी किसमें आदर्शवादी विचारकों के क्रम में शामिल हैं। वे विचारक आदर्शवादियों में शामिल हैं जो अपना विचार अमूर्त विचार से प्रारंभ करते हैं तथा राज्य एवं समाज को प्राथमिकता प्रदान करते हैं तथा चाहिए पर बल प्रदान करते हैं। ये भी याद रखना है कि आदर्शवादी विचारक किसको कहते हैं, जो अपना विचार अमूर्त विचार से प्रारंभ करते हैं तथा राज्य एवं समाज को ज़्यादा महत्व देते हैं और चाहिए पर ये ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक, अरस्तु एथेंस से कालचिस भाग गया था ताकि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर सकें। यानी अरस्तु जो है एथेंस से कालचिस भाग गया था। अध्ययन पद्धति क्या है अरस्तु की, तो अरस्तु के अध्ययन पद्धति को सुद्देशात्मक पद्धति यानी टेलोलॉजिकल कहा जाता है। ठीक, अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है, इसी को हम टेलोलॉजिकल बोलते हैं। एक छोटी सी चीज़ वो अपने आप में बृहत्तर हो जाती है, जैसे कि वो कहता है कि जो राज्य है व्यक्ति से पूर्व है। जैसे सुद्देशात्मक पद्धति में संपूर्ण की कल्पना पहले की जाती है, जैसे बीज से पहले वृक्ष की कल्पना की जाती है। ठीक, वैसे ही अरस्तु ने सुद्देशात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्य को व्यक्ति से पूर्व बताया, पहले बताया। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है।
टेलीलॉजिकल पद्धति का विस्तृत अभिप्राय क्या है कि लकड़ी मटेरियल कॉज हो जाएगी, निर्माण की यंत्र आपके एफिशिएंट कॉज होंगी, मेज का विचार फॉर्मल कॉज है और मेज का निर्माण फाइनल कॉज है। ऐसे ही है ये आपका टेलीलॉजिकल सिद्धांत। स्वर्णिम मध्य मार्ग का सिद्धांत, ये आपसे पूछा जाता है, जैसे नेटवर्क में पूछ लिया जाता है कि स्वर्णिम मध्य मार्ग का सिद्धांत किसने दिया, क्या है ये। तो अरस्तु के चिंतन में मध्यम मार्ग का विचार अप्रभावी है। यह विचार अरस्तु के चिंतन में प्रत्येक संकल्पना में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए शासन प्रणाली और संपत्ति के संदर्भ में भी उसने मध्यम मार्ग का यानी बीच वाले रास्ते का इसने अख्तियार किया या प्रयोग किया। मध्यम मार्ग, ज़्यादा कठोर नहीं है, ज़्यादा लिबरल भी नहीं है। राज्य अरस्तु के अनुसार राज्य के बारे में क्या कहता है अरस्तु? राज्य के विकास का क्रम परिवार, गांव व राज्य है। याद रखिएगा, ये आपसे बार बार पूछा जाता है कि अरस्तु के अनुसार राज्य के विकास का क्या क्रम है या उस क्रम में क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है। तो आपका क्रम होना चाहिए सबसे पहले परिवार, परिवार से गांव और फिर राज्य। अरस्तु के अनुसार राज्य स्वाभाविक, प्राकृतिक व आंगिक संस्था है। क्या है? राज्य एक तो स्वाभाविक है और प्राकृतिक है और आंगिक है, ये याद रखना है। अरस्तु के अनुसार राज्य समुदायों का समुदाय है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है कोट कि राज्य समुदायों का समुदाय है। व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास राज्य में ही संभव है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए इसमें जो भी हैं आपके एकदम बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप किसी को छोड़ नहीं सकते क्योंकि कई किताबों का निचोड़ है। यही पढ़ने के लिए आपको कई किताब पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं शुरू में ही कहा कि अगर आपने पहले इनसे संबंधित कोई टेक्स्ट बुक पढ़ा या एक दो पढ़ा हो तभी आपके लिए बेहद कारगर सिद्ध होगा, नहीं तो ऐसे रटने से ज़्यादा आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये तो बतौर रिवीजन के तौर पर जो आपने पढ़ा उसको इस माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। अतः अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए हुआ है, लेकिन अच्छे जीवन के लिए इसका निर्माण हुआ है। ये भी कोट बेहद महत्वपूर्ण है कि राज्य, अरस्तु कहता है कि राज्य का अस्तित्व जो है जीवन के लिए, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात है कि अच्छे जीवन के लिए इसका निर्माण या इसका अस्तित्व है। अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है या तो वह पशु या देवता। वो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है या राज्य उसके लिए जरूरी नहीं है, वो राज्य में नहीं रहता है, तो कि तो देवता है या पशु, इन दोनों के लिए किसी प्रकार का समाज, समुदाय या राज्य की आवश्यकता नहीं होती है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैतिक संगठन है जो आत्मनिर्भर एवं सर्वश्रेष्ठ है। उस जमाने में अरस्तु के द्वारा कही गई बात बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वो कहता है उसके अनुसार नैतिक संस्था है और आत्मनिर्भर है और ये सर्वश्रेष्ठ है। अरस्तु के आदर्श राज्य की क्या विशेषता है? शासन प्रणाली पॉलिटी होनी चाहिए। जो अरस्तु के आदर्श राज्य की क्या विशेषता है या आदर्श राज्य की क्या बात करते हैं उसको पॉलिटी नाम देता है, यानी राज्य व्यवस्था। राज्य की जनसंख्या न तो ज़्यादा हो न कम होनी चाहिए। यहाँ एक बात नोट करना है कि प्लेटो जहाँ राज्य की जनसंख्या 5040 बताता है, लेकिन अरस्तु ये कहता है कि न तो ज़्यादा और न ही कम होनी चाहिए। राज्य का आकार भी न ज़्यादा न कम होना चाहिए। राज्य समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए। नागरिकों का चरित्र बुद्धिमान और साहसी दोनों का मिला जुला रूप होना चाहिए, यानी राज्य के नागरिकों चरित्रवान हो, बुद्धिमान हो और साहसी हो। अब आंगिक राज्य जो दिया उसका क्या मतलब है, जरा देखिए कि आंगिक राज्य के समर्थक राज्य को व्यक्ति से ज़्यादा महत्व देते हैं। जितने भी आंटियोलॉजिकल हैं या जो उद्देश्यपरक विचारक हैं वो राज्य को व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा महत्व देते हैं। राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति का महत्व, जिस तरह शरीर के अंगों के पहले व्यक्ति का बोध होता है उसी तरह राज्य के नागरिकों के पहले राज्य का बोध होता है। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का पुरोगामी यानी राज्य व्यक्ति से पूर्व है। इसलिए जिस प्रकार आपके शरीर के जितने अंग हैं वो एक साथ मिलते हैं तो शरीर का निर्माण करते हैं, एक वो पूर्ण बनता है। लेकिन वो कोई अंग कहे कि नहीं मेरे बिना शरीर अधूरा है, तो खुद भी अधूरा है। जब तक कि एक जगह इकट्ठित होंगे, संगठित होंगे तो शरीर का निर्माण करते हैं, वैसे ही राज्य भी है। इसलिए अरस्तु कहता है कि जो राज्य व्यक्ति से पूर्व, क्योंकि पहले संपूर्ण का विचार आता है फिर उसके अंगों का विचार आता है। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हेगल एवं ग्रीन राज्य का विचार आंगिक है। ये भी याद रखना है कि बार बार आपसे पूछा जाता है कि कौन से विचारक राज्य के आंगिक सिद्धांत के समर्थक हैं।
अरस्तु ने अर्थशास्त्र के अध्ययन को घर एवं घरेलू कार्यों के प्रबंध का अध्ययन कहा है। उसके अनुसार जीव विज्ञान में भी भौतिक शरीर का ही अध्ययन किया जाता है और जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य नैतिक और सद्गुणी जीवन यापन है। अरस्तु ने व्यक्ति के जीवन के निजी या पारिवारिक भाग को भौतिक और आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए माना है, जबकि सार्वजनिक जीवन को नैतिक और सद्गुणी जीवन का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए उसने इसे सर्वोच्च विज्ञान का नाम दिया। अरस्तु के अनुसार राजनीति की परिभाषा क्या है? अरस्तु के अनुसार मानवीय जीवन के दो पक्ष होते हैं और आर्थिक और व्यक्तिगत पक्ष से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति का राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन है। इसलिए अरस्तु ने व्यक्ति को एक राजनीतिक प्राणी का नाम दिया, मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। ठीक, जिसका अभिप्राय है कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति में भौतिक आवश्यकताएं विद्यमान होती हैं जो पशुओं से मिलती हैं, परंतु व्यक्ति की मूल विशेषता नैतिक सद्गुणी जीवन यापन में है जो ईश्वर की विशेषता के समान है। इसलिए राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने का मूल उद्देश्य समुदाय का कल्याण है, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ और हितों को पूर्ण करना। यह विचार अरस्तु पर प्लेटो के विचारों का स्वाभाविक परिणाम है। परिवार का विचार देखिए, दोनों में प्लेटो और अरस्तु में दोनों में क्या भिन्नता है, क्या समानता है। अरस्तु ने परिवार को महत्व प्रदान किया है, पर परिवार में अरस्तु ने पति पत्नी बच्चे व दासों को शामिल किया है। अरस्तु के अनुसार परिवार एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु के अनुसार परिवार में पति पत्नी बच्चे व दास शामिल होते हैं। फिर परिवार का मुखिया पति होता है जिसमें विवेक सर्वोच्च होता है, पत्नी में अल्प विवेक होता है जबकि बच्चों में विवेक अविकसित होता है। अरस्तु के अनुसार परिवार में सभी की स्थिति समान नहीं होती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को निर्देशित करने में मुखिया की भूमिका अलग अलग होती है। डनिंग के अनुसार देखिए, डनिंग क्या कहता है कि जब पति पत्नी को निर्देशित करता है तब उसकी भूमिका संवैधानिक सलाहकार की होती है। डनिंग कहता है ये पिता पुत्र को निर्देशित करता है तो अधिनायकवादी होता है, जब मालिक दास को निर्देशित करता है तो उसकी भूमिका निरंकुश होती है। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये सबकी व्याख्या कर दी गई है। अतः अरस्तु के अनुसार राज्य के नागरिकों पर शासन मुखिया के परिवार पर शासन से भिन्न होता है। प्लेटो के अनुसार मुखिया का शासन राजा का नागरिकों के समान होता है। अरस्तु ने इसका खंडन किया। परिवार में पति का पत्नी पर शासन स्थायी होता है जबकि राजा का नागरिकों पर शासन स्थायी नहीं होता है। परिवार का मूल उद्देश्य भौतिक आवश्यकताओं का प्रबंध करना है जबकि राज्य द्वारा नैतिक आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। परिवार के मुखिया का परिवार के अलग अलग लोगों के लिए निर्देश भिन्न होता है जबकि राज्य का निर्देश सभी के लिए समान होता है। राज्य का निर्माण परिवार व गांव से मिलकर होता है। ठीक, ये अरस्तु ने शुरू से कहा है कि परिवार जो राज्य का निर्माण है परिवार और गांव से मिलकर होता है। अतः राज्य परिवार और गांव से गुणात्मक व व्यापक तथा तुलनात्मक रूप से भिन्न है। दास प्रथा पर अरस्तु के क्या विचार हैं? अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया। ये बेहद महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है किस विचारक ने दास प्रथा का समर्थन किया। प्लेटो इस पर मौन है, ये प्लेटो इस पर कुछ नहीं कहता है, लेकिन अरस्तु ने दास प्रथा पर अपने विचार रखा। और फिर अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति दास हैं जो विवेक शून्य हैं, यानी जिसमें विवेक बुद्धि नहीं है वे दास हैं। अरस्तु ने विवेक शून्य लोगों को दासों की श्रेणी में रखा जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ लोगों के दास होते हैं। दास मनुष्य की जीवित संपत्ति व परिवार का भाग होते हैं, यानी जो दास हैं वो व्यक्ति के या जो मनुष्य हैं उसकी संपत्ति के तुल्य हैं और परिवार के एक भाग हैं। दास प्रथा के समर्थन में अरस्तु के क्या तर्क हैं? दास प्रथा को क्यों समर्थन दिया? तो अरस्तु के अनुसार यह प्रकृति का नियम है कि श्रेष्ठ अधीनस्थों पर शासन करता है, यानी जो श्रेष्ठ है बलवान है वो कमजोरों पर शासन करता है। अतः दास प्रथा प्राकृतिक है, यानी ये दास प्रथा को प्राकृतिक मानता है। दास प्रथा दासों व स्वामी दोनों के लिए उपयोगी है। स्वामी के लिए इसलिए उपयोगी है कि उनके द्वारा घरेलू कार्य करने से स्वामी को शासन कार्य में भागीदारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, यानी वो दास प्रथा को इसलिए
आवश्यक बताया या इसलिए समर्थन किया है क्योंकि वो स्वामी जो परिवार का मुखिया है उसके लिए दास के जरूरी है, या जो राज्य का मुखिया है उसके लिए दासियों की आवश्यकता है, क्योंकि शासन का कार्यों को करने के लिए बेहद जरूरी है कि वो अन्य कार्यों से मुक्त रहे, और वो जो अन्य कार्य हैं उसको कौन करे, दास करे, तभी वो पूरी तरीके से शासन के कार्यों में अपनी योग्यता के अनुसार कार्य कर सकता है। दासों के लिए इसलिए उपयोगी क्योंकि वो मालिक के साथ रहते हुए दासों में भी नैतिकता का विकास हो जाता है। अब अरस्तु ने नैतिकता का विकास होने पर दासों को छोड़ देने का भी समर्थन किया है। बारकर के अनुसार अरस्तु की दास प्रथा में मानवता का तत्व मौजूद है। बारकर कहता है ये आधुनिक दास प्रथा व अरस्तु की दास प्रथा में क्या अंतर है कि आधुनिक दास प्रथा 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में अफ्रीका में प्रचलित थी, जिसमें दासों के साथ अमानवीय व बर्बर व्यवहार किया जाता था। दासों को खुलेआम खरीदा व बेचा जाता था, इन्हें जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। अतः अरस्तु की दास प्रथा आधुनिक दास प्रथा से भिन्न है। वैसे भारत में भी ऐसे जो दास हैं, तमाम जो आपके मुस्लिम आक्रमण हुए, अधिकतर उनके दासों के द्वारा हुए, चाहे वो इल्तुतमिश हो, एक गुलाम वंश के नाम से भी आप भारत में जो शासन है उसमें तमाम दास ही शासन किए, एक का दास दूसरे का दास। तो वहाँ भी 18वीं शताब्दी में अफ्रीका में और अरस्तु के ज़माने में यूनान में भी प्रचलित था। अरस्तु की दास प्रथा की क्या विशेषताएं हैं, उसकी विशेषताएं निम्नलिखित देखिए कि अरस्तु ने युद्ध बंदियों को दासों की श्रेणी में नहीं रखा है, यानी अरस्तु ने युद्ध बंदियों को दासों की श्रेणी में नहीं रखा। इनके अनुसार दास का बेटा दास होगा यह आवश्यक नहीं है। ये कहता है कि ये जरूरी नहीं कि दास का बेटा दास ही हो। अरस्तु के अनुसार दासों को उत्पादन कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, वे केवल घरेलू कार्यों में सहायता करेंगे। अरस्तु के अनुसार यदि दास में विवेक का विकास हो जाएगा तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा, अतः यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति आजीवन दास रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। फिर अरस्तु के अनुसार दासों के साथ मानवीय व मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। अरस्तु के अनुसार दास मालिक के शरीर के ही विस्तृत रूप है। उसने तो यहाँ तक कहा कि यूनानी लोग दासों की श्रेणी में नहीं रखे जाएंगे, बल्कि बर्बर प्रजातियों को ही दासों में रखा जाएगा। देखिए कितना चालाक है, वो यूनानियों को दास की श्रेणी में नहीं रखता है। वो कहता है कि यूनानी दास के कार्य योग्य नहीं है, क्योंकि वो बुद्धिजीवी, तार्किक और नैतिक है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ क्या है उसका, अरस्तु का। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के विपरीत विधि के शासन को महत्व दिया है। अरस्तु तो प्लेटो का जो शासन था वो दार्शनिक या राजा का शासन था, ज्ञान का था, बुद्धि का था, और ये क्या कहता है, विधि के शासन को महत्व देता है। अरस्तु के अनुसार विधि युग के अनुभव की संचित निधि है। अरस्तु के अनुसार विधि वासना रहित विवेक है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण कोट है। क्या कहता है अरस्तु कि विधि वासना रहित विवेक है। अरस्तु ने विधि को सद्गुण का पर्याय माना है। अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में कहा है, उसकी जो रचना पॉलिटिक्स है, कहा है कि जब व्यक्ति निधि विधि व न्याय से परिपूर्ण होता है तो वह सर्वोत्तम होता है, परंतु इससे अलग होने पर वह निकृष्ट बन जाता है। अरस्तु के अनुसार विधि अवैयक्तिक होती है, क्योंकि विधि शासक व शासित दोनों पर समान रूप से लागू होती है। शासक व शासित दोनों विधि के लिए समान है, यानी जो रूल ऑफ लॉ है कहता है कि शासक हो या शासित, यानी राजा प्रजा दोनों के लिए कानून क्या है, समान है। कानून की नज़र में राजा प्रजा सभी लोग समान हैं। शासक विधि द्वारा शासन करते हैं, स्वेच्छाचारी द्वारा नहीं। शासन का आधार शासितों की सहमति, यानी शासन का औचित्य तभी है जब तक कि उसमें जो शासित यानी जनता है उसकी रजामंदी है या उसकी संस्तुति है। अरस्तु की नागरिकता पर क्या विचार है। अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति नागरिक हैं जो शासन कार्यों में भाग लेते हैं तथा अपना योगदान देते हैं। ठीक। बारकर के अनुसार अरस्तु की नागरिकता की कल्पना राज्य में करदाता के रूप में न होकर शेयर होल्डर या अंशधारी के रूप में, बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये, बार बार आपसे पूछा जाता है। अगर आप नेट के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें बार बार पूछा गया है। अरस्तु ने नागरिकता का आशय सरकार के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी से लिया है। ठीक, यानी अरस्तु नागरिक किसको कहता है कि जो सभी लोग नागरिक नहीं है, जो लोग केवल, यानी नागरिक केवल वही व्यक्ति हैं जो लोग शासन के कार्यों में भाग लेते हैं या न्यायिक कार्यों में भाग लेते हैं।
भागीदार होते हैं उन्हीं को इन्हें राज्य संबंधित यानी राज्य की महत्वपूर्ण पदों पर आसीन है या महत्वपूर्ण कार्यों में वो अपने को संलिप्त हैं या न्यायिक कार्य या सरकारी कार्य जो भी उन पदों को धारण कर रहे हैं या उस कार्य में सहयोग कर रहे हैं वही नागरिक है, सभी लोग नागरिक नहीं है। आधुनिक नागरिकता का मूल आधार अधिकार है। यह जन्म से या किसी भूभाग में निवास करने से प्राप्त हो जाती है। अरस्तु के अनुसार निम्न लोगों के लिए नागरिकता नहीं होगी। नागरिक कौन होंगे? महिलाओं के लिए नागरिकता का अधिकार नहीं देता, शिल्पकारों के लिए नहीं देता, बूढ़े व बच्चों को नागरिकता से दूर रखता है, दासों व विदेशियों को नागरिकता से दूर रखता है। अरस्तु का कहना है कि यह तो प्रकृति का नियम है कि वरिष्ठ कनिष्ठ पर शासन करेगा, यानी जो शक्तिशाली है वो मतलब कि जो निर्बल है उस पर शासन कर रहा है, प्रकृति का नियम है। अरस्तु की नागरिकता कर्तव्य पर आधारित है। अरस्तु की नागरिकता की मान्यता का आधार नैतिकता का विकास है। अरस्तु की नागरिकता जन्म निवास के आधार पर प्राप्त नहीं होती है। ठीक प्यारे दोस्तों, फिर से हम आपको बताते हैं कि हम लोग आज पॉलिटिकल थिंकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर क्रम में अरस्तु को पढ़ रहे हैं और ये जो है आपका बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से आपके राजनीतिक विज्ञान की आधारशिला रखी गई। क्योंकि वो अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का जनक है, इस नाते भी इससे बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और कम से कम 1-2 प्रश्न तो आपको जरूर मिलेंगे। और केवल बीपीएससी पीजीटी के लिए नहीं, अगर आप अन्य राज्यों के लिए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या एनटीए नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर या हायर एजुकेशन में लगे हैं, उसके प्रिपरेशन में लगे हैं, उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। और ये पुस्तक भी बेहद महत्वपूर्ण है जिस पुस्तक से हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप इसे रिवाइज भी कर सकते हैं। और फिर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और सबसे बड़ी बात अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। आइए देखते हैं अरस्तु के अनुसार नागरिक के क्या गुण हैं। अरस्तु के अनुसार नागरिकों का कोई एक सामान्य गुण नहीं होता है। उनके गुण विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा राज्य के विधान के अनुसार उनमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। एक अच्छे मनुष्य के गुणों का नागरिकों में होना या न होना कोई आवश्यक नहीं है। एक अच्छे नागरिक में शासन करने तथा शासित होने की क्षमता होनी चाहिए। यानी अच्छा नागरिक कौन है? जो शासन करने में सक्षम हो और शासित होने में भी सक्षम, यानी राज्य के कानून को लागू करने में भी सक्षम हो और राज्य के कानूनों को स्वीकार करने में भी, को पालन करने में भी सक्षम हो। एक श्रेष्ठ मनुष्य के गुण क्या है? अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य के गुण संयम, साहस एवं न्याय आदि होते हैं। एक श्रेष्ठ मनुष्य में शासक तथा नागरिक दोनों का गुण होना आवश्यक है। अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य के गुण स्थिर एवं अपरिवर्तनशील होते हैं। अब संपत्ति पर अरस्तु के क्या विचार वो देखते हैं। व्यक्ति का मूल विकास नैतिकता में है। नैतिकता आंतरिक होती है, यानी जो नैतिकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, नहीं बाहर से आपको सिखाया जा सकता, बल्कि आंतरिक है। लेकिन नैतिकता के विकास के लिए बाह्य परिस्थितियाँ भी आवश्यक हैं। इन बाह्य परिस्थितियों में संपत्ति प्रमुख है। ठीक, अरस्तु के अनुसार संपत्ति का अर्जन जो है 2 प्रकार से होता है। किस प्रकार से? कि प्राकृतिक तरीके से आप संपत्ति का अर्जन कैसे करेंगे? कि अरस्तु के अनुसार मछली पालन करना, कृषि का कार्य करना इत्यादि संपत्ति अर्जन के प्राकृतिक तरीके हैं। शोषण की विधि से दूसरा तरीका है, शोषण की विधि से संपत्ति अर्जन करने का, कि व्यापार और वाणिज्य से प्राप्त संपत्ति। लेकिन अरस्तु प्राकृतिक विधि द्वारा अर्जित संपत्ति को ही वैध मानता है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का देश और काल में विस्तार है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्ति की बजाय परिवार का होता है। जो संपत्ति है उस पर जो स्वामित्व है केवल एक व्यक्ति का न, उस पूरे संपूर्ण परिवार का होता है। अरस्तु संपत्ति का समर्थन तथा व्यापार और सूदखोरी की आलोचना करता है। यानी संपत्ति का समर्थन तो करता है व्यापार के माध्यम से, लेकिन वो व्यापार और सूदखोरी की आलोचना करता है। अरस्तु ने संपत्ति वितरण के 3 तरीके बताए हैं। यानी संपत्ति का विभाजन कितनी प्रकार से किया जा सकता है? तो है आपका व्यक्तिगत संपत्ति और सामूहिक उपभोग हो, यानी व्यक्तिगत संपत्ति यहाँ प्रदान करें लेकिन उसका उपभोग सभी के द्वारा हो। सामूहिक संपत्ति हो और उसका व्यक्तिगत उपयोग हो। सामूहिक संपत्ति और सामूहिक उपभोग, ये ऐसे यानी संपत्ति का वितरण 3 तरीके से करता है। अरस्तु क्रम वितरण के तरीकों को सबसे अच्छा मानता है, यानी व्यक्तिगत संपत्ति और सामूहिक उपभोग है।
क्रांति का विचार बेहद महत्वपूर्ण है। क्रांति पर अरस्तु की क्या विचार है? अरस्तु ने शासन प्रणाली का विशद वर्णन करते हुए शासन प्रणालियों के परिवर्तन का भी उल्लेख किया। अरस्तु के अनुसार शासन प्रणाली या संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। यानी शासन प्रणाली यानी शासन व्यवस्था में परिवर्तन या संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। उदाहरण के लिए कुलीन तंत्र का गुटतंत्र में परिवर्तन, इनके अनुसार क्रांति का मूल कारण विषमता या समानता की आकांक्षा है। यानी क्रांति का जो मूल कारण क्या है? अगर विषमता है किसी समाज में या समानता की लोग मांग कर रहे हैं तो ये क्रांति का बेहद प्रमुख कारण है। या असंतोष या विषमता ही क्रांति की जनक होती है, ये अरस्तु का मानना है। ठीक, दो प्रकार की समानता होती है, एक निरपेक्ष समानता और एक अनुपातिक समानता। अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण गरीब वर्गों में समान होने की आकांक्षा तथा धनी वर्गों द्वारा विषमता बनाए रखना है। इसलिए क्रांति अमीर व गरीब दोनों वर्गों द्वारा होती है। देखिए कितनी बड़ी बात का है कि क्रांति का मूल कारण गरीब वर्गों में समान होने की आकांक्षा है और धनी वर्गों द्वारा विषमता बनाए रखने की आकांक्षा है। इसलिए दोनों में टकराव होती है, दोनों के माध्यम से क्रांति होती है। अरस्तु के अनुसार क्रांति के मूल कारण के अतिरिक्त और भी अन्य कारण हैं। क्या कि कैसे क्रांति के अन्य कारण और कौन कौन से हैं? क्योंकि शासकों की धृष्टता तथा लाभ की लालसा भी क्रांति के कारण है। सम्मान की लालसा इसके अंतर्गत अयोग्य को सम्मानित और योग्य को अपमानित। देखिए कितनी बड़ी बात कर दी, एकदम व्यवहारिक बात है। शासन करने वाले व्यक्ति अयोग्य हो तब भी क्रांति हो सकती है। घृणा के कारण भी क्रांति होती है, क्योंकि धनी वर्ग में जनता शासकों से घृणा करती है। समाज में गरीब व धनी वर्गों में असंतुलन ही क्रांति का मूल कारण है। यानी समाज में गरीब व धनी वर्ग में ज़्यादा असंतुलन हुआ, ज़्यादा क्रांति होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। राज्य की किसी एक आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली हो जाए तब भी क्रांति होने की संभावना प्रबल होती है। विशेष शासन प्रणालियों में क्रांति के विशेष कारण किस प्रकार हैं? तो प्रजातंत्र में क्रांति तब होती है जब लोकप्रिय नेता आम जनता को धनी व्यक्तियों के विरुद्ध भड़काए व धनी व्यक्तियों के साथ अत्याचार हो, तभी हम लोकतंत्र में यानी प्रजातंत्र में क्रांति की संभावना बढ़ जाती है। जब एक लोकप्रिय नेता समूची शक्तियों को स्वयं प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे, यानी कोई व्यक्ति सभी शक्तियों पर यानी शक्तियों का केंद्रीकरण करने लगे, तब भी क्रांति होने की संभावना बनी रहती है। धनिक तंत्र में क्रांति शासन तंत्र के आपसी झगड़े व गुटबंदी द्वारा होती है। इसमें जनता से अन्याय भी क्रांति का कारण है। कुलीन तंत्र में क्रांति का मूल कारण शासन करने वाले व्यक्तियों की सीमित संख्या है। ठीक, कुलीन तंत्र में क्रांति का मूल कारण क्या है? शासन करने वाले व्यक्तियों की सीमित संख्या, क्योंकि कुलीन तंत्र में कुछ ही लोग शासन करते हैं। इस वजह से क्रांति या दूसरे लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिस वजह से कुलीन तंत्र में क्रांति की संभावना बढ़ जाती है। राजतंत्र यानी पॉलिटी, राजतंत्र में क्रांति का मूल कारण शासक वर्गों का आपसी मतभेद, किसी जन आंदोलन नेता द्वारा शासन के विरुद्ध भावनाएं भड़काना एवं शासकों का आलसी हो जाना कारण है राजतंत्र में क्रांति होने का। अब क्रांति रोकने के क्या उपाय हैं? अरस्तु के अनुसार क्रांति रोकने का सबसे उपयुक्त उपाय मध्यम वर्ग पर शासन है। मध्यम वर्ग पे आप शासन बनाए रखिए, मिडिल क्लास पे शासन बनाए रखिए, तो आप क्रांति को रोक सकते हैं। जनता में अपने कानून के पालन व उसके प्रति सम्मान की भावना हो। ठीक, शासकों का जनता से व्यवहार अच्छा हो, समाज में विषमता का अभाव हो, एक व्यक्ति या एक वर्ग आवश्यकता से अधिक संपत्ति का अर्जन न करे, सार्वजनिक संपत्ति किसी विशेष व्यक्ति द्वारा न हड़पी जाए। ठीक, शिक्षा प्रति ऐसे विशेष व्यक्तियों में सद्गुण का विकास हो, एक न्यायपूर्ण समाज में क्रांति की भावना कम होती है। क्रांति का मूल कारण समाज में पाई जाने वाली विषमता है, ये भी याद रखना है। क्रांति का मूल कारण क्या है? समाज में पाई जाने वाली विषमता है, और क्रांति करने वाले लोग समानता की आकांक्षा रखते हैं। समानता की आकांक्षा धनी व गरीब वर्ग के लिए भिन्न भिन्न होती है। अरस्तु ने सामान्य कारणों के अतिरिक्त क्रांति के विशिष्ट कारणों का भी उल्लेख किया। अत्याचारी तंत्र टिरनी का निर्माण राजतंत्र की क्रांति के परिणाम स्वरूप होता है। संविधान और शासन प्रणाली का वर्गीकरण। ठीक, अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य का रूप है। इनके अनुसार संविधान की निम्न विशेषताएं हैं। तो अरस्तु क्या कहता है? संविधान ही राज्य का रूप है। क्या क्या विशेषताएं इसकी?
तो उस विभागों का निर्धारण व बंटवारा संविधान और शासन प्रणाली का वर्गीकरण करता है कि विभागों का निर्धारण और बंटवारा करना ही क्या है, संविधान या शासन। ठीक, सर्वोच्च सत्ता के केंद्र का निर्धारण संविधान के द्वारा होता है। राज्य के उद्देश्य का उल्लेख भी इसमें शामिल है। सरकार का वर्गीकरण शासन कार्यों में सम्मिलित लोगों की संख्या पर आधारित है। शासकों का उद्देश्य अर्थात शासक जनहित में या स्वहित में काम करते हैं कि आधार पर राजस्व का वर्गीकरण आधारित है। यानी शासकों का उद्देश्य क्या है कि शासक जनहित में कार्य कर रहे हैं या स्वहित में काम कर रहे हैं, उसी के आधार पर वो राज्य का वर्गीकरण करता है। परंतु शासन प्रणाली का वर्गीकरण कुछ प्रकार से करता है, बेहद महत्वपूर्ण, आपको कभी भूलना नहीं है, चीज बार बार पूछा जाता है आपसे। तो अरस्तू के अनुसार शासन प्रणाली के दो रूप हैं, शासन प्रणाली का शुद्ध रूप और फिर शासन प्रणाली का भ्रष्ट रूप। देखिए, तो शासन प्रणाली का शुद्ध रूप क्या है, राजतंत्र एक प्रणाली, एक व्यक्ति का शासन, और इसी का भ्रष्ट रूप क्या हो जाएगा, निरंकुश तंत्र हो जाएगा। कुलीन तंत्र कुछ लोगों का शासन है, इसको शुद्ध रूप कहता है, और इसी का भ्रष्ट रूप क्या कहता है, उसको गुट तंत्र बोल देता है। ठीक, संवैधानिक शासन तंत्र जो है बहुमत का शासन है, पॉलिटी जिसको बोलते हैं, और इसी का बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है, भ्रष्ट रूप लोकतंत्र होता है। ये आपसे बार बार पूछा जाता है कि राजतंत्र का बिगड़ा हुआ रूप क्या है, निरंकुश तंत्र है। कुलीन तंत्र का बिगड़ा हुआ रूप क्या है, गुट तंत्र है। या संवैधानिक शासन तंत्र का बिगड़ा हुआ रूप क्या है, लोकतंत्र, जिसको आप पॉलिटी या बहुमत का शासन बोलते हैं। ठीक, सर्वोत्तम व्यवहारिक शासन प्रणाली अरस्तू के अनुसार क्या है, तो आइए देखते हैं। अरस्तू ने सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के लिए पॉलिटी शब्द का प्रयोग किया है। पॉलिटी में मध्यम सद्गुण पाया जाता है। पॉलिटी शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ रूप होगी क्योंकि यह दो प्रकार के शासन प्रणालियों का मध्यम मार्ग होता है। अरस्तू के अनुसार पॉलिटी लोकतंत्र व गुटतंत्र का मिला जुला रूप है। यानी जो पॉलिटी है वो लोकतंत्र व गुटतंत्र का शासन प्रणाली का सम्मिलित रूप है। अरस्तू के अनुसार सबसे बेहतर शासन प्रणाली राजतंत्र है क्योंकि इसमें सर्वोच्च सद्गुण पाया जाता है, और सबसे भ्रष्ट जो है वो आपकी क्या है, लोकतंत्र है। पॉलिटी में संख्या व विवेक दोनों का समन्वय पाया जाता है। विवेकशील व्यक्ति भी शामिल हो, साथ ही संख्या बल भी हो। इन दोनों के मिश्रित रूप से पॉलिटी का निर्माण या शासन प्रणाली का उदय होता है। सर्वोत्तम शासन प्रणाली में धनी लोगों के साथ गरीब लोग भी शामिल हों। इस प्रकार पॉलिटी अभिजात तंत्र और लोकतंत्र दोनों ही प्रकार के शासन प्रणालियों के बीच का मार्ग है। बेहद महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है कि अरस्तू के अनुसार जो पॉलिटी है किन दो शासन प्रणालियों का मिला जुला रूप है। निरंकुश शासन प्रणाली शक्ति पर आधारित होती है। गुटतंत्र संपत्ति पर आधारित शासन प्रणाली है, जबकि लोकतंत्र स्वतंत्रता पर आधारित शासन प्रणाली है। वह सरकार अधिक प्रभावी तथा स्थायी होती है जो दीर्घकालिक हित में काम करती है। अरस्तू का न्याय सिद्धांत देखना है आपको। तो अरस्तू का जो न्याय सिद्धांत है समानुपातिक है, बार बार पूछा जाता है, बेहद कॉमन बेहद बेसिक प्रश्न है। ठीक, ये आपको भूलना नहीं है। अरस्तू ने न्याय के दो भागों में विभाजन किया है, न्याय को दो भागों में विभाजन किया है, संपूर्ण न्याय और विशेष न्याय। तो संपूर्ण न्याय में क्या है, इस न्याय से आशय सामाजिक नैतिकता से है। अरस्तू ने संपूर्ण न्याय के लिए सात्विकता या राइटियसनेस, यानी जो सही से सही है, राइटियसनेस शब्द का प्रयोग किया है। राइटियस भी याद रखना है आपको, अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है, यही अरस्तू के अनुसार। ठीक, विशेष न्याय क्या बोलता है, जिसमें भी एक तो संशोधनात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय, ये विशेष न्याय की अवधारणा है। तो संशोधनात्मक न्याय क्या है, विधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर राज्य द्वारा दंड दिया जाना, अर्थात व्यक्तियों के आचरण को सुधारने के लिए राज्य द्वारा दंड या शक्ति का प्रयोग किया जाना ही संशोधनात्मक न्याय है। ठीक, और वितरणात्मक न्याय है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है कि राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद सम्मान एवं राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद सम्मान एवं पुरस्कार का वितरण करना क्या है, वितरणात्मक न्याय है। अरस्तू के अनुसार समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा। ठीक, और समानता का सिद्धांत भी समानुपातिक है, अनुपात के रूप में समानता दिया जाएगी, यानी जिस प्रकार की आपकी सेवा होगी
जिस प्रकार का आपका पद होगा और समाज में आपने क्या योगदान दिया उसी के आधार पर आपके द्वारा न्याय होगा। ठीक, प्यारे दोस्तों, फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप एनटीए नेट, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के बतौर, या पीजीटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि केवल बीपीएससी पीजीटी के लिए, लेकिन किसी आप चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो भी पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड है तो उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है ये। समानता का सिद्धांत क्या है? समानुपातिक है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति का जिस अनुपात में समाज में योगदान हो उसी अनुपात में उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं वितरणात्मक न्याय। ठीक, यह समानुपातिक न्याय। इसलिए समानता अप्राकृतिक और अवांछित है। समानता क्या? अप्राकृतिक है और अवांछित है। अरस्तु अनुपातिक समानता के विचार का समर्थक है। अरस्तु अंकगणितीय समानता के विचार का समर्थक नहीं है। मानवीय जीवन का मूल उद्देश्य प्रसन्नता प्राप्त करना है, जिसे यूनानी भाषा में यूडेमोनिया कहा जाता है। व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, यूनानी भाषा में इसका अर्थ है जू पोलिटिकॉन। ठीक, ये नेट में पूछा गया प्रश्न है। यूनानी युग में सभी लोग साथ बैठते थे, जिसे एक्लेसिया कहा जाता था। यह विधायिका की भांति कार्य करते थे। तो आइए जरा अरस्तु की जो बेहद महत्वपूर्ण रचना है उनको आपको याद कर लेना, कभी भूलना नहीं है। एक तो ये पुस्तक जो पॉलिटिक्स है वो भी नहीं भूलनी है। एक मेटाफिजिक्स हुआ, ठीक, एक द कैटेगरी, ठीक, और फिर ऑन द सोल एंड मेमोरी ऑन एंड रिकलेक्शन, एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन या एडमिनियन एथिक्स, वर्च्यू एंड वाइसेस। ठीक, एक उनकी पुस्तक है द रिहोट्रिक, ये भी आपको याद रखना है। द प्रायर एनालिटिक्स और द पोएटिक्स, ये पुस्तकें आपको याद रखनी है। तो ये था आपका पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के तहत अरस्तु को हम लोगों ने आज पढ़ा, जो कि वेस्टर्न फिलोसफर या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का जो राजनीतिक विज्ञान का जो आधार इसने रखा या इसके इतना काम किया कि जनक हो गया। इसलिए ये आपका जो अरस्तु है राजनीतिक विचारकों के क्रम में बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और हाँ, इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट भी है, आप उसको चैनल विजिट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।